बच्चों नीट के लिए टॉप 45 टॉपिक में से अब हम टॉपिक नंबर 16 लेके आए हैं आपके लिए, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी पे भी 6-7 वैरायटी के सवाल बन जाते हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं नीट एग्जाम के लिए, वो हम क्विकली डिस्कस करेंगे। कुछ आपको शानदार शॉर्टकट्स भी सिखाऊंगा। तो देखिए रेजिस्टेंस में ना एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपको रेजिस्टेंस बाय इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो आपने एक फ्रस्टम वाला क्वेश्चन देखा होगा मार्केट में, और एक आपने देखा होगा दो कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, शेल्स का अपना रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, बीच में एक मटेरियल भरा है जिसकी रेजिस्टिविटी रो है, तो आपको इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। आइए मैं आपको इसका एक सुपर डुपर, सुपर से भी ऊपर, डुपर से भी सुपर शॉर्टकट सिखाता हूँ। तो लोग क्या करते हैं, एलिमेंट लेते हैं, एक्स लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, सिमिलर ट्राइंगल, इंटीग्रेशन करते हैं। हम क्या करेंगे, फ्रस्टम वाले क्वेश्चन का हमेशा रेजिस्टेंस होता है रो इंटू लेंथ। जब भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा होता है ना, तो यूजुअली फ्रस्टम और दो कॉन्सेंट्रिक शेल्स में ही अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है एक्चुअली यहाँ पर, तो हम रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को रो एल अपॉन एरिया ना लिख के रो एल अपॉन A1 A2 लिख लेते हैं। ये बेहतरीन शॉर्टकट है, बेहतरीन। तो रो एल अपॉन एरिया क्या है बताइए, इस वाले एंड का एरिया है पाई ए स्क्वायर, दूसरे वाले एंड का एरिया है पाई बी स्क्वायर, ठीक है। रो एल अपॉन पाई ए स्क्वायर, रो एल अपॉन पाई बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा आपका, रेजिस्टेंस आ जाएगा रो एल डिवाइडेड बाय पाई ए बी, ये वाले एंड का एरिया, ये वाले एंड का एरिया, पाई ए स्क्वायर इंटू पाई बी स्क्वायर। अब अगर कॉन्सेंट्रिक शेल ले ली जाए तो उसका रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, वही लेना है रो एल। एल क्या लेंगे, ये लेंथ लेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की लेंथ कितनी है, बी माइनस ए, रो एल बी माइनस ए अपॉन अंडर रूट में दोनों एरिया का प्रोडक्ट। तो एक अंदर वाली शेल का एरिया 4 पाई ए स्क्वायर, फिर एक और शेल का एरिया 4 पाई बी स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितना आ गया, रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया कितना है बच्चों, 4 पाई ए बी। आई होप आप समझ गए, काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है मार्केट का, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन हो जाता है कि आपको दो रेजिस्टर्स लेंथ एल और एरिया दोनों का सेम, मटेरियल अलग अलग, दोनों की रेजिस्टिविटी रो 1 और रो 2 है, तो इफेक्टिव रेजिस्टिविटी क्या होगी इसकी। और अगर दो रेजिस्टर्स को हमने रो 1 रो 2 रेजिस्टिविटी वालों को पैरेलल में लगा दिया तो इफेक्टिव रेजिस्टिविटी क्या होगी। इफेक्टिव कंडक्टिविटी वाला तो जेई में आ चुका है बच्चों, ठीक है। तो ये वाला सवाल कैसे करते हैं, दोनों को सीरीज में जोड़ दीजिए रेजिस्टेंसेस को, R1 रेजिस्टेंस और R2 रेजिस्टेंस का सम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर। फॉर्मूला है रो 1 इंटू लेंथ अपॉन एरिया प्लस रो 2 इंटू लेंथ अपॉन एरिया, और इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी रो, इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी रो, ठीक है, 2L लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से काटापीटी करते हैं अगर आप, एरिया 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 कट जाएगा, एल 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 कट जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी रो 1 प्लस रो 2 डिवाइडेड बाई 2 आएगी बच्चों। इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी आएगी रो 1 प्लस रो 2 डिवाइडेड बाई 2 इंडीड। यहाँ पर अगर हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है तो पैरेलल में रेजिस्टेंसेस के लिए क्या करते हैं, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन R। अच्छा, अब पैरेलल के लिए फॉर्मूला रो 1 इंटू एल अपॉन एरिया प्लस रो 2 इंटू एल अपॉन एरिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी रो, लेंथ एल, एरिया क्या लोगे आपकी बार 2L लोगे बच्चों, है ना। तो यहाँ से काटापीटी कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हो गया ये और बहुत ही पॉपुलर मार्केट का। तो ये आ गया आपका बच्चों 1 अपॉन रो 1 प्लस 1 अपॉन रो 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन रो, सॉल्व करेंगे तो 2 रो 1 रो 2 डिवाइडेड बाय रो 1 प्लस रो 2 आ जाएगा बच्चों। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। आइए नेक्स्ट कहानी, यहां पर भी इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी निकालने का आ सकता है। ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी निकालने का जो क्वेश्चन है ये टाइप 2 है, इफेक्टिव रेजिस्टिविटी निकालना, ठीक है। तो देखिए यहां पर भी आ सकता है कि एक निकल के वायर के चारों तरफ हमने कॉपर की कोटिंग कर रखी है, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी निकालनी है, ठीक है बालकों। तो यहाँ पर आप पहले क्या करेंगे, पहले येलो वाले पार्ट का रेजिस्टेंस निकालेंगे, कितना होगा, रो 1 इंटू एल अपॉन एरिया। फिर आप ग्रीन वाले का रेजिस्टेंस निकालेंगे, वो कितना होगा, रो 2 इंटू लेंथ अपॉन एरिया, कितना लेंगे, पूरा एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ, अब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका रेजिस्टेंस होगा आपका रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया, कितना है, रेडियस तो इसकी 2R ही लेंगे, तो रो एल अपॉन पाई इंटू 2R का स्क्वायर मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस पैरेलल में आपको इसके बराबर लेना है बेसिकली, है ना बच्चों। तो दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आप पैरेलल में इसके बराबर ले लीजिए। तो देखिए क्या आएगा बच्चों, ये आएगा आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसके बराबर लेने पे, देखिए 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल R, ओके सही है। अब 1 अपॉन R1 क्या है, 1 अपॉन R1 है
रो 1 L पाई आर स्क्वायर प्लस रो 2 L 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, 1/r1 1/r2। और ये क्या आ रहा है बच्चों हमारा, ये आ रहा है हमारा रो L, और ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, L से L कट गया बच्चों। तो इफेक्टिव रेजिस्टिविटी 1/रो 1 3/रो 2 4/रो के बराबर आ गई। ठीक है, आप निकाल लीजिएगा यहाँ पर एलसीएम में, क्या दिक्कत है, रो 2 प्लस 3/रो 1 डिवाइडेड बाई 4/रो 2 आपका 1/रेजिस्टिविटी के बराबर है। तो ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है बच्चों मार्केट का। ठीक है, आइए अगली टाइप देख लेते हैं, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ना, ये फैक्ट बेस्ड ग्राफ्स हैं बच्चों। ये एनसीईआरटी में ऑलरेडी आपको ग्राफ्स दे रखे हैं, तो आपको ये याद रखने, एलॉयज नाइक्रोम वगैरह के लिए, ठीक है, नाइक्रोम वगैरह एलॉयज वगैरह के लिए रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ऐसा होता है, और रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कंडक्टर के लिए नॉन लीनियराइज और सेमीकंडक्टर के लिए घटता है। ठीक है, ये बहुत पॉपुलर है। उसके बाद एक टाइप आ जाती है आपकी, वायर की स्ट्रेचिंग करते हैं आप, तो क्या होगा, तो याद रखिए वायर की स्ट्रेचिंग वाले क्वेश्चंस में बोल देते हैं कि वायर को 3 गुना खींच दिया, 2 गुना खींच दिया, 5 गुना खींच दिया, टाइप 3 सवाल है। वायर को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना खींच दिया बच्चों। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस आपका होता है रो एल अपॉन एरिया। वायर को अगर आप खींच देते हैं ना, तो वायर की वॉल्यूम चेंज नहीं होती। तो ऐसे केस में आप क्या करा करिए, रेजिस्टेंस को लिखिए रो लेंथ से डिवाइड, लेंथ से मल्टीप्लाई, तो नीचे एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम बन गया, तो रेजिस्टेंस आ गया रो इंटू लेंथ का स्क्वायर बाय वॉल्यूम। तो रेजिस्टेंस जो है ना, फिर रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट ही लेंगे हम, यहाँ पर मानेंगे कि भाई वायर को खींचने से उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हुई, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंडेंट, डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है ना। तो रेजिस्टिविटी यहाँ पर एल के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने वायर को 3 गुना खींच दिया तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, तो नया रेजिस्टेंस जो है लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो नया रेजिस्टेंस आपका एक्चुअली में 9 टाइम्स हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ देखिए अब वही क्वेश्चन वही टाइप चल रही है। अब बोल देते हैं कि वायर को हमने 10% इंक्रीज किया, 20% इंक्रीज किया, 30% इंक्रीज किया लेंथ में खींच करके, तो नया रेजिस्टेंस में परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस क्या आएगा। तो बड़ा सिंपल गेम है, आपको अभी देखा ही आपने कि खींचने के केस में रेजिस्टेंस लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपने 10% इंक्रीज किया पहले केस में, 10% वाला केस है, तो नया रेजिस्टेंस 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1.21 टाइम्स आर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने 20% इंक्रीज किया तो 1.2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1.44 टाइम्स आर हो जाएगा। और अगर आपने 30% इंक्रीज किया बच्चों, तो 1.3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1.69 टाइम्स आर हो जाएगा। तो यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी परसेंटेज इंक्रीज क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी परसेंटेज इंक्रीज क्या हो जाएगा आपका, ये आप देख लीजिए। परसेंटेज इंक्रीज यहाँ पर आएगा 21% का इंक्रीज है, यहाँ पर 44% का इंक्रीज है, और यहाँ पर 69% का इंक्रीज है। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, है ना बच्चों। आगे देखिए, एक आ जाता है बड़ा टाइप 4 है कि आई वी वर्सेज आई ग्राफ दे देते हैं और उसमें रेजिस्टेंस वगैरह की कहानी पूछ लेते हैं। तो वैसे तो आपको ये बात पता ही होती है कि वी आई ग्राफ से अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो इसका स्लोप tan थीटा देता है रेजिस्टेंस। ठीक है, और अगर आई वर्सेज वी ग्राफ है बच्चों, अगर आई वर्सेस वी ग्राफ है, एंगल फाई बन रहा है, तो आप समझ लीजिए कॉट फाई जो है वो रेजिस्टेंस देगा। ठीक है, तो स्लोप का रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस देगा। और अगर आपको 2 ग्राफ बना दिए जाए, जैसे ये बना दिया जाए वी और आई ग्राफ, और उसमें पूछा जाए रेजिस्टेंस R1 बड़ा है या R2 बड़ा है, तो याद रखिए कैसा भी ग्राफ हो, वी आई ग्राफ हो या आई वी ग्राफ हो, जो ग्राफ वोल्टेज के पास होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो यहाँ एक थोड़ा मैथ्स का क्वेश्चन आ जाता है कि हमने ये R2 ले लिया, ये R1 ले लिया। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस R2 में से R1 माइनस करेंगे तो वो किसके प्रोपोर्शनल आएगा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, sin 2 थीटा, cot 2 थीटा। तो एक बार देख लीजिए, आइए करते हैं सॉल्व। ठीक है बालकों, तो देखिए सबसे पहले R1 क्या है, R1 यहाँ पर VI ग्राफ में रेजिस्टेंस निकलेगा tan थीटा, तो R1 है tan थीटा। ये क्या है आपका, ये टोटल एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। तो R2 आपका हो जाएगा यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, cot थीटा। अब अगर आप R2 माइनस R1 निकालेंगे तो R2 माइनस R1 क्या आएगा आपका, cot थीटा में से tan थीटा माइनस करेंगे, है ना। cot थीटा क्या होता है आपका, cos थीटा माइनस sin थीटा, माइनस tan थीटा क्या होता है आपका, sin थीटा बाय cos थीटा। सॉल्व करके क्या आएगा, ये cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा। 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आ जाएगा 2 टाइम्स cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय sin 2 थीटा।
तो 2 टाइम्स कॉट 2 थीटा, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है R2 माइनस R1 कॉट 2 थीटा के। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है मार्केट का बच्चों। एक ना एनसीईआरटी के अंदर फैक्ट बेस्ड ग्राफ है, कह रहे कोई मटेरियल ऐसा है कि जिसका नेगेटिव रेजिस्टेंस हो सकता है, तो गैलियम आर्सेनाइड एनसीईआरटी में एक ग्राफ दे रखा है, गैलियम आर्सेनाइड का नेगेटिव रेजिस्टेंस हो सकता है। इसका ये मतलब है कि वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ने की जगह करंट घट जाता है गैलियम आर्सेनाइड में, कभी ऐसा होता है। तो ये ए बी रीजन में ऐसा हो रहा है, तो ए बी नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है। नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में वोल्टेज बढ़ाने से करंट घट रहा है एक्चुअली में। ए बी रीजन अगर आपको मार्क करने को आ जाए ग्राफ में, तो मार्क करने के लिए या ग्राफ पहचानने को आ जाए, तो ये गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ है, इसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है एक। ठीक है, आ जाइए इसके बाद देख लेते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्केट का, इफेक्टिव थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अगर आप कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इफेक्टिव थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की डेरिवेशन मैं नहीं कर रहा हूँ। एक रेजिस्टेंस R1 है, उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा 1 है। एक रेजिस्टेंस R2 है, उसका थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा 2 है। जब दोनों को सीरीज में लगा दिया तो इफेक्टिव थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा, दोनों को पैरेलल में लगा दिया तो इफेक्टिव थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका आप फॉर्मूला कर सकते हैं। जेई के अंदर एक बार आया कि दोनों रेजिस्टेंस R और R इक्वल दे दिए थे, फिर अल्फा इन सीरीज और अल्फा इन पैरेलल इफेक्टिवली पूछ लिया था, तो वहां पर तो दोनों केस में सेम आ जाएगा। बट अगर दोनों रेजिस्टेंसेस बराबर नहीं है तो अल्फा इन सीरीज और अल्फा इन पैरेलल अलग अलग आएगा। एक बहुत ही तगड़ा टाइप देख लीजिए आप, वो है रेजिस्टेंस ऑफ अ नॉन ओमिक डिवाइस। अगर आपको एक नॉन ओमिक डिवाइस का रेजिस्टेंस निकालना है, जैसे कि करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ आपको दे रखा है, और ये एक पैराबोलिक टाइप का ग्राफ है और उसकी इक्वेशन है अल्फा वी प्लस बीटा वी स्क्वायर। कह रहे हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी जिस समय पर करंट आई नॉट के बराबर है। तो ऐसे केस में आप एक्चुअली रेजिस्टेंस हर मोमेंट पे बदल रहा है, क्योंकि हर मोमेंट पे टेंजेंट डिफरेंट बनेगा। तो आप जानते हैं कि अगर टेंजेंट डिफरेंट बनेगा तो टेंजेंट का स्लोप डिफरेंट होगा, और टेंजेंट के स्लोप का रेसिप्रोकल, इस केस में रेसिप्रोकल कॉट थीटा रेजिस्टेंस देता है। तो मान लीजिए कि आई नॉट पे, आई इक्वल टू आई नॉट पे, है ना, हमने एक टेंजेंट बनाया और उसका एंगल थीटा है। ठीक है, तो पहले तो हम डी आई अपॉन डी वी निकाल लेते हैं डेरिवेटिव। डी आई अपॉन डी वी क्या होगा हमारा, अल्फा प्लस 2 बीटा वी। फिर हमें क्या निकालना है, आई इक्वल टू आई नॉट पे, तो हमने मान लिया कि आई की वैल्यू आई नॉट है, तो इसे लिख दिया हमने अल्फा प्लस 2 बीटा। मान लिया कि जब आई नॉट के बराबर है तो वोल्टेज वी नॉट के बराबर है। जब आई आपका आई नॉट के बराबर है तो हमने एज्यूम कर लिया है कि वोल्टेज वी नॉट के बराबर है, हालांकि वी नॉट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, तो पहले वही निकाल लेते हैं। तो हमने आई को आई नॉट ले लिया, आई को आई नॉट ले लिया, ये हो गया अल्फा वी नॉट प्लस बीटा वी नॉट का स्क्वायर। अगर हम इसे सॉल्व करें तो बीटा वी नॉट स्क्वायर प्लस अल्फा वी नॉट माइनस आई नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से वी नॉट आएगा आपका माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 बीटा आई नॉट अपॉन 2 बीटा। हमने माइनस साइन को इग्नोर कर दिया, मानते हुए कि करंट और वोल्टेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में बने हुए हैं तो पॉजिटिव है। ठीक है, परफेक्ट है। अब हमने वी नॉट की वैल्यू यहाँ पर डाल दी तो डी आई बाई डी वी आ जाएगा, अल्फा प्लस 2 बीटा से 2 बीटा उड़ जाएगा तो माइनस अल्फा प्लस अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा आई नॉट। ये बहुत ही ताबड़तोड़ तगड़ा क्वेश्चन है बालको, है ना। आप पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके होंगे लेकिन आपको ये क्वेश्चन नहीं मिला होगा आसानी से कहीं पर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा आई नॉट। अब रेजिस्टेंस डी आई बाई डी वी नहीं होता, रेजिस्टेंस ओम्स लॉ से डी वी बाई डी आई होता है ना, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, है ना। तो आप इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो ये 1 अपॉन अंडर रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा आई नॉट आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस है, या इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू है जब आई नॉट के बराबर है। इसको आप डायनामिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, क्योंकि हर मोमेंट पे रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्चुअली में प्यारे बच्चों बदल रही होगी। ठीक है बालकों, ठीक है। तो आई होप बच्चों हमने टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के कुछ शानदार सवाल हमने कवर अप किए। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर RT R नॉट 1 प्लस अल्फा टी वगैरह वाला पार्ट मैंने आपको नहीं बताया, वो काफ़ी बेसिक है और आप सबको आता होगा। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों।